नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर नगर पालिका बनी लापरवाह। वर्ष 2019 में आई बाढ़ से भी नगर पालिका नहीं ले रही कोई सबक। नालों की सफाई पर नहीं है कोई ध्यान। अफजलपुर केंद्र पर 7 पंचायतों के लिए 38 सरपंच व 36 पंच के उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। शनिवार तक कुल 7 पंचायतों के उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे। जय हो ब्लड डोनेशन ग्रुप ने जैन लैब पर 7 यूनिट का किया रक्तदान। प्रदेश प्रभारी राहुल वर्मा के नेतृत्व में किया गया रक्तदान। मंदसौर में मिलावट मुक्त अभियान कार्रवाई जारी। मंदसौर का नंबर 2 बार आ चुका है टॉप 5 जिलों में। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मिलावट मुक्त अभियान के तहत मंदसौर जिले में खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्रवाई जारी है। अब तक 55 नमूनों की सैंपल की जांच फेल होने पर कोर्ट में केस दायर कर दिए हैं। जैसे जैसे रिपोर्ट आती है, जांच के बाद कार्रवाई की जाती है। विभाग के अधिकारी का कहना है कि मिलावट मुक्त अभियान कार्रवाई में प्रदेश में मंदसौर जिला टॉप 5 में 2 बार आ चुका है। गर्मी के सीजन को देखते हुए लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए विभाग शीतल पेय पदार्थ, लस्सी, आइसक्रीम, मावा सहित कई खाद्य पदार्थों की जांच कर रहा है। खाद्य एवं औषधि निरीक्षक BS जामोद का कहना है कि स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी खाद्य सामग्रियों की जाँच और सैंपल की कार्रवाई जारी है। वर्तमान में गर्मी के सीजन को देखते हुए सभी शीतल पेय पदार्थों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। अप्रैल और मई में जो नमूने लिए हैं उनकी जांच अब तक नहीं आई है। जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूध की जांच के लिए चलित लैब भी जो समय समय पर जांच करती है, किट के माध्यम से प्राथमिक जांच भी कर सकते हैं। गर्मी का मौसम को देखते हुए खाद्य पदार्थ जो मार्केट में शीतल पेय और जो भी विक्रय हो रहे हैं, आम रस वगैरह, तो उनमें हमने निरंतर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें मई महीने में हमने टोटल अलग अलग खाद्य पदार्थों के 20 सैंपल्स लिए हैं, जिसमें आम रस है, लस्सी है और कार्बोनेटेड वाटर है ना। और हमने 4 आइसक्रीम के भी सैंपल्स लिए हैं। और जो भी खाद्य पदार्थ में जैसे ढाबा वाबा पे कुछ पनीर वगैरह बिक रहा, पनीर की सब्जी वगैरह है, तो इनमें ग्रेवी वगैरह की सब्जी सैंपल्स लेते रह रहे हैं कंटिन्यू। तो इन सैंपलों में कितने पास हुए, कितने फेल? अभी तक जो अप्रैल मई में भेजे हैं उनकी तो अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले जो हमने नमूने लिए हैं उनमें टोटल हमारे पास 56 नमूने फेल हैं। और 56 नमूनों में हमने 55 के केस दायर कर दिए माननीय एडीएम न्यायालय में। और अभी जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आती जाती है, उसमें अगर कुछ अडल्ट्रेशन का रिपोर्ट होता है तो हमारा नियम जो प्रक्रिया है वो करके हम प्रकरण दायर कर देते हैं। सर, पतंजलि के अपन घी के भी सैंपल लिए तो उसमें क्या स्थिति है? पतंजलि का नमूना कब लिया है? नहीं, मैंने नहीं लिया अभी तक। कुछ कुल्फी वाले भी जैसे वो बेच रहे हैं, इसके भी कुछ ठेले कुल्फी को नहीं, ठेले नहीं, फैक्ट्री वाले जो फैक्ट्रियों के नमूने हो रहे हैं, उसको भी आइस कैंडी वगैरह के हम नमूने ले रहे हैं, उसमें देख रहे हैं। बीच में हमने मौसम बार से भी सैंपल लिया था, उस पर भी प्रकरण दर्ज किया था। और अदर्स भी जैसे अब बच्चों की पेप्सी थी, वो भी हमने उस पर नमूना कार्रवाई की है। और कंटिन्यू डिपार्टमेंट इस पर नज़र बनाए रख रहा है, चूँकि ये शीतल पेय और गर्मी के बच्चों का आइटम है, तो मैं उस पर कंटिन्यू नज़र रख रहा हूँ। जितना हमारा विभाग में का जितना संसाधन है, उस संसाधन के हिसाब से मैं पूरे ज़िले पे नज़र रख रहा हूँ, जिससे ठीक से गर्मी का सीजन में कोई घटना ना हो बच्चों संबंधी आइटम। सर, गर्मी में लोग मावे का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जबकि गर्मी में मावा की स्थिति खराब हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। गर्मी में खाद्य पदार्थ मावा भी अच्छा रहता है। आज की डेट में साइंस ने बहुत उन्नति कर ली है, उसमें डीप फ्रीज़र और कोल्ड स्टोरेज का डेवलपमेंट किया है, जिसमें माइनस टेम्परेचर पर मावा को सुरक्षित रखा जाता है और इससे भंडारण करके उसको ठीक से बेचा जाता है। और अपने शहर और क्षेत्र में मिल्क का उत्पादन बहुत है, और उस वजह से जो भी मावा के जो उत्पाद बन रहे हैं वो बेहतर हैं। सर, मंदसौर में कितने भंडारण है मावे का? अभी वर्तमान में मंदसौर में 2 भंडारण हैं, और उनमें बीच में हम अभी होली पे नमूने कार्रवाई करी थी, और उसमें जांच के रिपोर्ट के अनुसार दोनों मावे के नमूने ठीक निकले हैं। मिलावट मुक्त अभियान के तहत अभी कंटिन्यू कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के जो CM साहब की मॉनिटरिंग जो VC होती है, बीच में हम 2 बार टॉप 5 जो जिले रहते हैं उनमें मंदसौर का नाम दर्ज करा दिया था। जिला चिकित्सालय और जैन लैब पर 7 यूनिट का रक्तदान जिला कार्यवाहक अध्यक्ष दिलीप अमराजा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जय हो ब्लड डोनेशन ग्रुप मध्य प्रदेश प्रभारी राहुल वर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस शुभ अवसर पर रक्तदाता स्वयं कार्यवाहक अध्यक्ष दिलीप अमराजा ने किया। साथ में अशोक विश्वकर्मा, सुनील सूर्यवंशी, दशरथ वर्मा और विकास शर्मा, राहुल सुनाथी, घनश्याम सोलंकी ने रक्तदान किया।
इस अवसर पर प्रदेश महासचिव राकेश राठौर, जिला उपाध्यक्ष घनश्याम बामनिया, दिनेश सूर्यवंशी, शिवनारायण पाटीदार, कन्हैया लाल प्रजापत, महेश मालवीय, पवन विश्वकर्मा, संजय सूर्यवंशी, दशरथ राठौर उपस्थित रहे। प्रभारी राहुल वर्मा ने बताया कि जय हो ब्लड डोनेशन ग्रुप के माध्यम से लगातार जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा लगातार डिलीवरी केस में रक्त की जरूरत पड़ने पर जय हो ब्लड डोनेशन ग्रुप के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। कौन सी संस्था के माध्यम से? जय हो ब्लड डोनेशन। कितनी यूनिट हुई? मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान होने के बाद जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। केंद्रों पर तारीख नजदीक आने से केंद्रों पर काफी अच्छी भीड़ दिखने लगी है। आगामी दिनों में काफी भीड़ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। 30 मई से शुरू हुए नामांकन प्रक्रिया 6 जून तक चलेगी व 7 जून को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। 10 जून तक वापसी की आखिरी तारीख होगी। वह अफजलपुर ग्रिड पर बिजली विभाग का अदेय प्रमाण पत्र लेने के लिए सरपंच व पंच की व समर्थकों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मंदसौर जिले में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 25 जून को होगा, दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को, वहीं तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को पूरा होगा। वहीं सरपंच पद के उम्मीदवारों के साथ अपने समर्थकों के साथ क्लस्टर केंद्र पर अपना फॉर्म जमा करने आ रहे हैं। आखिरी दिन तक 6 जून को केंद्र पर काफ़ी भीड़ जुटाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं ग्राम पंचायत उम्मीदवारों को बिजली प्रमाण पत्र लगाना भी जरूरी है। शनिवार तक अफजलपुर क्लस्टर केंद्र पर जोगीखेड़ा, झिरखंड, बड़वन, झावल, गुदियाना, अफजलपुर, टाकेड़ा सहित 38 उम्मीदवारों से सरपंच पद के लिए शनिवार तक कुल 7 पंचायतों के 38 सरपंच व 36 पंच के नामांकन दाखिल किए। क्लस्टर नंबर 11 अफजलपुर, इसमें 30 तारीख को फार्म निरंक रहे, 31 को भी निरंक रहे, 1 तारीख को पंच के 3 फार्म, सरपंच के 5 फार्म, 2 तारीख को पंच के 4 फार्म, सरपंच के 9 फार्म, 3 तारीख को पंच के 9 फार्म, सरपंच के 9 फार्म और 4 तारीख को पंच के 20 फार्म, सरपंच के 13 फार्म। इस प्रकार से कुल मिला के 36 फार्म पंच के आज तक आए हैं और 38 फार्म सरपंच के आए हैं और आगे की प्रक्रिया जारी है और सभी काम यहाँ व्यवस्थित चल रहा है और नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कल का अवकाश रहेगा और परसों 3 बजे तक जो भी केंद्र के अंदर आ जाएगा उसका चाहे रात की 10 बजे तक हो फार्म लेंगे हम और अभी की प्रक्रिया जारी है और अभी हमारा कार्य निरंतर सुचारू रूप से चल रहा है। क्या नाम सर? मेरा UR पंचोली, ARO अफजलपुर। भारतीय जनता पार्टी के सह कोषाध्यक्ष व क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने 8 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाते हुए सबसे बड़ी उपलब्धि CCI सीमेंट फैक्ट्री को डिसइन्वेस्टमेंट करने का किया है। आपने कहा कि CCI सीमेंट फैक्ट्री डिसइन्वेस्टमेंट में खड़ी है और हम चाहते थे कि डिसइन्वेस्टमेंट में जाए क्योंकि अब सरकारी सिस्टम की वह फैक्ट्री चल पाने के स्टेज पर नहीं है। हमने उस पर बड़ा काम किया। सांसद ने कहा कि सरकार ने हर दिशा में बेहतर प्रयास किया है और इसी का नतीजा है कि आज देश तेजी से विकास करने वाले देशों की श्रृंखला में आगे खड़ा है। गरीब कल्याण और किसान कल्याण के लिए सरकार की योजनाएं गिनाते हुए उन्होंने रेल, सड़क और हवाई यातायात के विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में 40 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण किया जा रहा है। वहीं पहली बार रेलवे में 6000 किलोमीटर रेल विद्युतीकरण कार्य किया गया है। हवाई सेवा में 84% की ग्रोथ बताते हुए कहा कि एयर कनेक्टिविटी और अधोसंरचना के लिए सरकार ने हवाई सेवाओं में बड़ा कार्य किया है। उन्होंने कहा कि देश ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और अब देश में 500 किलो वजन की उठाने वाली ड्रोन को विकसित किया जा रहा है। 3 साल में यूरिया की सब्सिडी खत्म कर विकल्प के रूप में नैनो यूरिया लाएंगे। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग के चलते सरकार ने अब यूरिया के विकल्प के तौर पर नैनो यूरिया लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2025 तक यूरिया पर सब्सिडी खत्म की जाने का प्लान है। अब यूरिया की जगह नैनो यूरिया बाजार में उपलब्ध है। इसका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। नैनो यूरिया को लगातार लागत मूल्य पर ही बाजार में बेचा जा रहा है। सांसद सुधीर गुप्ता ने केंद्र सरकार के 8 साल बेमिसाल कहते हुए केंद्र सरकार की एक उपलब्धियां गिनाई, लेकिन संसदीय क्षेत्र, रोजगार और इंडस्ट्रीज की उपलब्धियों पर सांसद चुप रहे। वे केवल नीमच के गिरदोड़ा में मोबाइल एक्सेसरीज यूनिट की उपलब्धि बता पाए। हालांकि उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नीमच मंदसौर में मेडिकल कॉलेज, रेलवे विद्युतीकरण जैसी उपलब्धियां अपने खाते में गिनाई। सेंट्रल स्तर की योजनाओं पर काम करते हैं, वो स्टेट स्तर की योजनाओं पर ताकत से काम करते हैं। दोनों मिलकर भी काम करते हैं। जब वो लिख कर देते हैं या मैं लिख कर देता हूं तो दोनों आगे बढ़ाते हैं और इसलिए इसमें गैप ढूंढना
स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस में एक आपने क्या छापा और इन्होंने क्या छापा ये डिफरेंस नहीं है। ये खोजने का तरीका हो सकता है चीजों को, और इसलिए जनता के मंचों पर जब हम रखते हैं तो कई बार कुछ चीजों का डिफरेंस नजर आ जाता होगा, पर आप एकाध हमारा डिफरेंस पकड़कर बताओ तो मजा आएगा कि भाई साहब यहाँ लड़ लिए। नहीं, सीमेंट फैक्ट्री डिसइन्वेस्टमेंट में खड़ी है और हम चाहते थे कि ये डिसइन्वेस्टमेंट में जाए, क्योंकि अब सरकारी सिस्टम की वो फैक्ट्री चल पाने की स्टेज पर नहीं है। हमने उस पर बड़ा काम किया और उसको डिसइन्वेस्टमेंट तक पहुंचा पाने में हम सफल हुए हैं। देखिए, 8 साल बेमिसाल हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस बेला में हम खड़े हैं, तभी में कह सकते हैं कि हमने हर सेक्टर पर सुधार किया, विकास किया। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेमिसाल सुधार है। गरीबों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देकर उनके मन में हम विश्वास जागृत कर पाए हैं। तो 80 करोड़ नागरिकों को गरीब कल्याण योजनाओं से जोड़ते हुए निःशुल्क राशन पहुंचा पाए हैं। 11 करोड़ से अधिक ऐसे परिवारों को हम शौचालय उपलब्ध करा पाए हैं जो खुले में शौच जाने को मजबूर थे। तो 3.5 करोड़ नागरिकों को हम पक्का मकान उपलब्ध करा पाए हैं। 9 करोड़ बहनों को गैस का चूल्हा उपलब्ध करा पाए हैं। तो प्रतिवर्ष आईआईटी के नए एक संस्थान को खोल पा रहे हैं, और एम्स जैसे बड़े अस्पताल जो 7 थे आज 22 हैं। तो 200 नए मेडिकल कॉलेज खोलकर देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने में हम सफल हो रहे हैं। अभी भारत में 75 करोड़ की तुलना में 1,40,000 बच्चे डॉक्टर बनेंगे, ऐसे सफल अभियान को हम आगे बढ़ा पाए हैं। 190 करोड़ नागरिकों को 190 करोड़ वैक्सीन भारत के करोड़ों नागरिकों को लगा पाने में सफल हुए हैं। तो कोरोना जैसी भीषण विभीषिका के बावजूद हम अपने निर्यात को बढ़ा पाए हैं। हमने अपने खजाने में विदेशी मुद्रा को बढ़ा पाने में सफलता हासिल की है। तो वैश्विक इन्वेस्टमेंट को हम भारत में ला पाने में भी सफल हुए हैं। भारत के कर ढांचे को कोई नया कर न लगाते हुए सुदृढ़ कर पाए हैं। जीएसटी जैसे कर ढांचे में हम 1,68,000 करोड़ के कर को प्राप्त कर पाए हैं। आज़ादी के बाद 2014 में 13,90,000 करोड़ के रेवेन्यू की तुलना में हमने ये पिछला बजट 39,50,000 करोड़ के विशाल बजट पर आरोहित करके हम आगे बढ़े हैं। और इसीलिए सड़क हो, समुद्री सीमाएं हो, भारत की सीमाएं हो, हवाई अड्डों का विकास हो, एम्स जैसे अस्पताल हों, या गरीबों के कल्याण के लिए बनने वाले पक्के मकान हों, भारत हर स्तर पर काम कर रहा है। इसलिए 8 साल बेमिसाल हैं। धारा 370 से हटाने से लेकर 3 तलाक के कानून हटाने तक, या राम जन्मभूमि पर भारतीय करोड़ों नागरिकों के मन की भावना अनुरूप मंदिर निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ा पाने वाला है भारत। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे क्रॉसिंग जागरूकता सप्ताह के तहत इन दिनों रेलवे आमजन को रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बता रहा है। पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे पुलिस द्वारा आमजन को पटरी पार करने से पहले रखने वाली सावधानियों से अवगत करवा रहा है। इसी के अंतर्गत शनिवार को पश्चिम रेलवे के दलौदा स्टेशन पर स्थित रेलवे फाटक क्रमांक 157T पर गेटमैन मनोज केथवास के साथ रेलवे पुलिस ने लोगों को पटरी पार करने से रखने वाली जागरूकता से अवगत करवाया। उन्होंने जनसामान्य को रेलवे फाटक पार के दौरान चौकन्ना होकर दोनों तरफ देखकर ही पटरी पार करने की समझाइश दी। इस दौरान सेक्शन इंजीनियर रेलपथ मंदसौर यूनिट के साथ रेलवे सुरक्षा बल RPF भी वहां मौजूद रहे। रेलवे का यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता सप्ताह 3 जून से 9 जून तक चलेगा, जिसमें विभिन्न स्टेशनों पर आमजन को जागरूक किया जाएगा। मंदसौर नगर पालिका लापरवाह बनी हुई है। 2019 में आई बाढ़ से भी नगर पालिका ने सबक नहीं लिया, और अब जब मानसून किनारे खड़ा है तब नगर पालिका ने धान मंडी की 6 टरबाइन पंप के रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया है, लेकिन नालों की सफाई अब तक नहीं हो पाई है। जबकि बारिश के दिनों में धान मंडी इलाके में करीब 5 फीट तक पानी का भराव हो जाता है। बाढ़ के समय ये स्थिति भयावह होती है। शहर का धान मंडी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां हल्की बारिश में भी रोड पर 2 फीट पानी भर जाता है। यहां से पानी का निकास नालों के माध्यम से होता है,
लेकिन नगर पालिका के द्वारा यहाँ के नालों की सफाई नहीं कराई गई है। नाले गाद से भरे पड़े हैं। ऐसे में अगर बारिश हो जाती है तो धान मंडी में जल भराव की स्थिति बनेगी। बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए यहाँ 6 पंप लगाए गए हैं। इनकी रिपेयरिंग भी अब शुरू की गई है। नालों की सफाई नहीं होने से यहाँ के रहवासी पहले से चिंता में हैं। इसके पीछे कारण यह है कि धान मंडी शहर का निचला हिस्सा है और नगर के ऊंचाई वाले इलाके महाराणा प्रताप बस स्टैंड, किला क्षेत्र सहित आधे शहर के बारिश का पानी सीधे धान मंडी क्षेत्र में पहुँचता है। इलाके में पहली बारिश में ही जल भराव शुरू हो जाता है। नगर पालिका द्वारा इस वर्ष नगर के प्रमुख नालों की सफाई प्री मानसून के पहले कराई जानी थी, लेकिन नौतपा की समाप्ति के बाद भी नालों की सफाई नहीं की गई। ऐसे में वर्ष 2019 में हुई बारिश जैसी बारिश अगर हो जाती है तो आधा मंदसौर डूब में आ सकता है। अभी भी नगर पालिका अपनी कुंभकर्णी निद्रा को त्याग कर नालों की सफाई का कार्य करवाती है तो आने वाले समय से समस्या से निजात पा सकती है। स्थितियाँ बहुत विकट है। अभी तो 500 आने में 10 से 12 दिन को देरी है। बाकी अभी तक प्रशासन ने यहाँ की नालियों की सफाई नहीं करवाई है और यहाँ ये स्थिति है कि थोड़ी सी बारिश होती है, इतने ही यहाँ 3 से 4 फीट पानी नॉर्मल बारिश में भरा जाता है। अगर मूसलाधार बारिश होती है तो कम से कम यहाँ 6-6 फीट पानी अवेलेबल रहता है। और मेरी खुद की दुकान यहाँ ज़मीन से 3 फीट ऊपर है, तो इसके अलावा मेरी दुकान में 2-2 फीट 2.5 फीट पानी मिलता है। उस समय इतने अव्यवस्था हो जाती है, नुकसान भी होता है। प्रशासन को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी कोई बताइए क्या स्थिति है आपके यहाँ टरबाइन पंप की? सर हमारे 6 टरबाइन लगे हुए हैं और 6 कंप्लीट चालू है। बरसात होने पर हम इनको कंप्लीट चालू कर सकते हैं। आपके बिल्कुल पानी पीछे फेंकेंगे। रहा सवाल ये जो पुराना 40 साल बना हुआ स्टैंड अपना, तो ये पहला स्टैंड ऊंचा था। आज की स्थिति में ये स्टैंड नीचे हो गया और आसपास मिट्टी डल गई खूब सारी, तो इसलिए पानी यहाँ पे ज़्यादा भरा जाता है। तो हमारे 2 आसपास की मोटर लेके आए, इससे भीतर भी पानी भराएगा तो इससे हम पानी तोड़ेंगे। ग्राम पंचायत चपलाना में भगवान श्री देवनारायण मंदिर का नवीन निर्माण किया गया, जिसमें यह जन सहयोग से निर्माण हुआ। जिसमें मंदिर में मूर्ति स्थापना हेतु मंदिर पर 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन विधि विधान से पंडितों द्वारा किया गया। आयोजन में नगर में ढोल धमाके व डीजे के साथ महिलाओं, बालिकाओं व युवाओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। धार्मिक अनुष्ठान के साथ अंतिम दिन आज शनिवार को देवनारायण मंदिर पर ग्रामीणजनों की उपस्थिति में सभी देवतागण सहित भगवान देवनारायण जी की मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसके बाद आयोजन में पधारे हुए भक्तगणों को प्रसादी वितरित की गई। महाआरती कर अंतिम दिन 5 दिवसीय यज्ञ की आहुति देकर आयोजन का समापन किया गया।
शिवादात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा ओम जयन्ते मंगलाकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा ओम जयन्ते मंगलाकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा ओम ये एक ऐतिहासिक मंदिर जो पुराने कई सालों से हमारे बाप दादा के ज़माने से 500 साल के करीब से पुराना पड़ा हुआ था, जिनका जीर्णोद्धार गांव के द्वारा किया गया। और आपके समक्ष मेरे पीछे जो जनसैलाब देख रहे हैं आप, गांव के लोग सभी इसमें भोजन महाप्रसादी का आनंद ले रहे हैं। और देवनारायण का मंदिर सामने ही बना हुआ है। और अच्छा, ये मतलब एक कुंडी महायज्ञ था और ये 7 दिन तक 5 दिन का यज्ञ था। 2 दिन पहले इसकी कलश यात्रा के द्वारा गांव में इसका एक बहुत जनसैलाब के साथ बैंड बाजों के साथ जुलूस निकाला गया। और यहाँ उसके बाद वो मतलब जुलूस के द्वारा उसके बाद यज्ञ शुरू हुआ जो करीब 5 दिन से चला। और रात्रि में भजन संध्या ऑर्केस्ट्रा ऐसे सत्संग के कार्यक्रम होते रहे। गांव के लोगों ने बहुत ही आनंद लिया। देवनारायण भगवान की जय। आज हमारे गांव में ये पूर्व का मंदिर देवनारायण का था जो कि नवीनीकरण हुआ इनका। और भगवान बहुत ही सुख शांति से यहाँ पर विराजमान हुए हैं। और 5 कुंडी यज्ञ भी रखा था और 5 कुंडी यज्ञ भी सफल हुआ। और ये सभी गांव वालों की कृपा हुई और उन्होंने सभी ने ये मंदिर बनवाया है। और यहाँ पर भोजन प्रसादी भी चालू है और सभी भोजन कर और सहयोग से बनाया है मंदिर। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।